नमस्कार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अफसरनामा। अफसरनामा के इस सफ़र में इस बार हमारे साथ हैं फरीदाबाद की डीसीपी हेडक्वार्टर डॉक्टर अंशु सिंगला। अफसरनामा के इस सफ़र की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। नमस्कार राज जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। मैम, आपकी जो आईपीएस बनने की जो पूरी कहानी है वो भी बड़ी दिलचस्प है जिस तरह से हमने पढ़ा। तो सबसे पहले यही जानेंगे कि एक डॉक्टर से आईपीएस का जो सफ़र आपने तय किया, कहाँ से एक मोटिवेशन मिला या कौन सा एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का कि आपने सोचा कि नहीं, अब डॉक्टर के साथ साथ मुझे आईपीएस भी बनना है? इसमें दो इंसिडेंसेस मैं शेयर करूंगी। नंबर 1, 10th क्लास में मेरे साथ हुआ। मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि बेटा, अमीर और रईस के बीच का अंतर क्या होता है। तो मैंने पापा से कहा कि मुझे तो कोई अंतर नहीं पता, एक शायद उर्दू वर्ड है और एक शायद हिंदी वर्ड है, इतना ही पता है। तो उन्होंने बोला, बेटा अमीर तो वो इंसान होता है जिसके पास पैसे होते हैं, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़। रईस वो होता है जो दूसरों को दे सके, भले उसके पास वो चीज़ कितनी कम हो या ज़्यादा हो। तो फर्स्ट चीज़ उन्होंने मुझे कही कि आप ऐसा प्रोफेशन चूज़ करना जिसमें आप रईस बनो। तो मेरी चॉइस बिल्कुल क्लियर थी कि मैं ज़िंदगी में कुछ भी करूँ वो एक ऐसी पोजीशन होगी जहाँ पे दूसरों के साथ मैं शेयर कर सकूँ, उनका ध्यान रख सकूँ, उनके लिए कुछ कर सकूँ, उन्हें कुछ दे सकूँ। तो 10th क्लास की मेरी चॉइस बहुत क्लियर थी कि आई विल बी अ डॉक्टर। +1 +2 में मैंने फिर मेडिकल की पढ़ाई की। जो सेकंड इसका टर्निंग पॉइंट है सिविल सर्विसेज की तरफ, वो तब आया जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी। एक बहुत ही जिसे मार्मी किया, दिल दुखाने वाला इंसिडेंस मेरे साथ हुआ। मैं इंटर्नशिप की ड्यूटी में थी, एक महिला आई जिनको 80% बर्न्स थे। उनका ट्रीटमेंट हमने काफ़ी देर किया, काफ़ी देर पट्टियाँ भी की, और मुझे ट्रीटमेंट के दौरान ही पता लगा कि वो जो महिला थी उनको 80% बर्न्स का कारण ये था कि दहेज के लिए स्टोव फटने का तो एक बहाना था, उसको जलाया गया था। तो उस दिन मैं काफ़ी दिनों तक डिस्टर्ब रही और मैं सोचती रही कि मैंने इसका इलाज, उनकी अनफॉर्चुनेटली मृत्यु भी हो गई। 80% गर्ल्स में बहुत कम पेशेंट सर्वाइव करते हैं। तो मैं ये सोचने में मजबूर हो गई कि मैं तो यहाँ पे मेडिकल डिजीज़ ही ट्रीट कर पा रही हूँ, पर जो सामाजिक बुराई है वो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मैं लड़ पाऊँगी, क्योंकि डॉक्टर तो मैं बन गई हूँ, अब ज़िंदगी भर रहूँगी। तो फिर मेरा झुकाव सिविल सर्विसेज की तरह और पर्टिकुलरली पुलिस सर्विसेज की तरफ हो गया और मैं आईपीएस बनी। कहीं ना कहीं एक वो मोटिवेशन था, एक वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ से चीज़ें बदली। परिवार भी संभालने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपके कंधों पर है, जिले के साथ साथ। तो इस भूमिका को भी किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके सामने एक बड़े चैलेंजेस होते हैं, और ख़ास तौर से अगर बतौर एक आईपीएस डीसीपी इस चैलेंज को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से इस पूरी भूमिका को निभाते हैं? परमात्मा की बहुत कृपा है कि मेरे पास दो बहुत प्यारे से परिवार हैं। एक वो जहाँ पे मेरा जन्म हुआ, और दूसरा वो जहाँ पे मेरी शादी हुई, जहाँ पे मैं विवाह के बंधन में बंधी। और अब मैं सिंगला परिवार की बेटी हूँ और जैन परिवार की बहू हूँ। तो उसमें मेरी अब जो प्रेजेंट फैमिली है मैरिज की, उसमें मेरे सास ससुर, मेरी ननद, मेरी छोटी सी बेटियाँ, हस्बैंड, सब लोग, भरा पूरा परिवार है। और जिम्मेवारी का तो मैं दो ही बातें कहूँगी कि जिम्मेवारी को एक मतलब बोझ ना समझ के अगर हम खुशी खुशी लेते हैं। कहते हैं कि काम या जिम्मेवारी जो कर्मों वाला है, जो मजबूत कंधे हैं, उनको मिलती है। तो अगर ईश्वर ने मुझे ये जिम्मेवारी दी है तो इसका मतलब मेरे कंधे बहुत मजबूत हैं। तो रिश्तों में ये बहुत ज़रूरी है हम चीज़ों को मतलब बड़े प्रेम से और सुलझे हुए मन से लें, तो कभी वो चीज़ें बोझ नहीं लगती। आपको एक ऑनर लगता है, एक कि भगवान ने आपको एक वो दिया है। तो बाकी तो ये है कि सब लोग अपना अपना रखते हैं। परिवार में अगर प्रेम बना हो, सामंजस्य बना हो, तो मुझे नहीं लगता कुछ भी मुश्किल है। सबका अपना अपना डिसिप्लिन है, सबके चॉइसेस मुझे पता है, उनको मेरी चॉइसेस पता है। तो ईश्वर की कृपा से सब बहुत अच्छे से चल रहा है। एक आईपीएस अधिकारी और साथ में डॉक्टर, तो ये जो कॉम्बिनेशन था, तो इसका लोगों को फ़ायदा भी मिला? ये तो लोग बेहतर बताएंगे, पर मुझे लगता है मुझे पर्सनली इसका बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि पहले मैं सिर्फ बायोलॉजिकल डिजीज़ेज़ जो शरीर से जुड़ी हुई थी उनका ट्रीटमेंट कर रही थी। अब मैं सोशल डिजीज़ेज़ जो पूरे समाज से जुड़ी उनका ट्रीटमेंट भी कर रही हूँ साथ में। तो ये अपने आप में मेरे को लगता है कि जीवन सार्थक हो रहा है कि अगर मैं समाज के लिए कोई यूटिलिटी हूँ। और मेरा हमेशा से एनवायरनमेंट में भी
इंटरेस्ट रहा है, तो वो सारी चीज़ों को मैं क्लब कर पा रही हूँ। जैसे एज अ डॉक्टर एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगी। डॉक्टर रहते मैंने देखा कि कॉर्नियल वेटिंग बहुत ज़्यादा है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट और ब्लाइंडनेस का कारण होता है, और काफ़ी सारी ब्लाइंडनेस ट्रीटेबल है अगर कॉर्निया को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। तो ये डॉक्टर का पर्सपेक्टिव था। जब आईपीएस में आई तो मैंने काफ़ी ये यूज़ किया। जब भी मैं लोगों से मिलती थी, लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि वो आँखें प्लेज करें नेत्रदान के लिए। मैंने खुद भी अपनी जो नेत्र हैं वो प्लेज किए हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है और तमाम उन लोगों के लिए सीख है कि जीवन जो है जब तक आप जी रहे हैं और उसके बाद आपके जो अंग हैं दूसरे लोगों के जीवन को बहुत सार्थक कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे सकते हैं और आप उनके सहारे हमेशा इस दुनिया में रह सकते हैं। मैम, एक आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अंशु सिंगला जैन के अलावा जब आप एक आम महिला के तौर पर क्या कुछ हॉबीज़ हैं, ऐसा क्या पसंद करते हैं करना कि जब आप छुट्टी के दिन हैं या काम से फ्री हो गए हैं, जो आपको लगता है कि ये आपको सबसे ज़्यादा खुशी देता है? भगवान की ऐसी कृपा है, मुझे ऑलमोस्ट हर चीज़ बहुत खुशी देती है। जब मैं ऑफिस में जाती हूँ तब भी मुझे बहुत मज़ा आता है काम करते हुए, क्योंकि हमारा काम बहुत ही यूज़फुल है टू द सोसाइटी। बट इन एडिशन अगर हम ये कहें कि पुलिस से हट के अगर कोई काम करती हूँ तो मेरा इन्वायरमेंटल अपसाइक्लिंग की तरफ काफ़ी इंटरेस्ट है कि कोई भी चीज़ है जो बची हुई है या वो है तो उसको कैसे अपसाइकिल करके हम बेटर कर सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आया है कि वो कोई भी चीज़ को फेंकते नहीं है, उसको अपसाइक्लिंग मॉल्स में भेज देते हैं या जहाँ पे उसकी रेलिवेंस है उस चीज़ की। तो इन्वायरमेंटल अपसाइक्लिंग, पेड़ पौधे यानी जंगल लगाना। इनफैक्ट फरीदाबाद पुलिस का एक मोटो है, अभी तक हमने अराउंड 30,000 पेड़ 5 जून से लगते हुए लगा भी लिया है। एक आपको एक छोटा सा हमारा वन भी दिखाएंगे जो कि मियावाकी फॉरेस्ट है। आपको यकीन नहीं होगा कि उसकी नॉर्मल चीज़ से 6 गुना तक लगभग ज़्यादा ग्रोथ हो गई है। तो इन्वायरमेंटल अपसाइक्लिंग, लोगों को मोटिवेट करना, और हमारे घर में हमने काफ़ी सारे स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट किया हुआ है, तो उनको भी उनके साथ समय व्यतीत करना, अपने बच्चों की तरह पालना। बिकॉज जो जीवन का असली आनंद है वो नेचर से और सबसे इंटीग्रेट होकर रहने में है। बहुत अच्छी बात है। खाना हमने भी खाया, बहुत अच्छा आप खाना भी बनाते हैं और जो सामाजिक जो सेवा है या जो सोशल कॉज है उसमें भी लगातार जो है आपका कंट्रीब्यूशन रहता है। हमने वो बंद अब देखेंगे और क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पर्यावरण एक बड़ा मुद्दा आज बना हुआ है, पॉल्यूशन हर तरफ है, तो किस तरह से वो सोशल कोज के जो काम है वो अपनी निजी ज़िंदगी के साथ, प्रोफेशनल लाइफ के साथ आप किस तरह से उसको तालमेल बैठाते हैं वो भी देखेंगे। एक आखिरी अभी सवाल, इसके बाद आगे फिर ये बातचीत जारी रखेंगे कि सोशल कोज तो हॉबी है ही आपकी और लगातार उस पर आप काम करते हैं। फिल्में देखना, गाना सुनना या दूसरी इस तरह की चीज़ें क्या पसंद है? कौन सी फिल्में ऐसी है जो आपको अच्छी लगती है? कौन सा ऐसा गाना है, और अगर 2 लाइन आप गुनगुना सकें? तो सारी ही चीज़ें हैं जो हॉबी है। आपने टाइम गलत सिलेक्ट कर दिया गाना गाने का, और क्योंकि वो अभी थोड़ा सा मुझे वायरल और गला ख़राब है, फिर भी अगर मुझे गाना हो तो एक स्टांजा मैं गाऊंगी। वो प्रेयर भी है और गाना भी है और बहुत ही करीब है मेरे मन के। 2 आंखें 12 हाथ मूवी का ये स्टांजा है। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम, ए मालिक तेरे बंदे हम। बहुत ही अच्छा आपने गाया भी और एक बड़ा अच्छा संदेश भी है कि नेक काम कीजिए ताकि बुराइयां ख़त्म हो और एक अच्छा जीवन आपको मिले और सबको मिले। आगे का सिलसिला भी जारी रखेंगे और चलेंगे अब उस वन में जो आपने खुद लगाया है, और आज इस तरह के वन की ज़रूरत भी है, इस तरह के जंगल की ज़रूरत भी है। अफसरनामा का हमारा ये सफ़र लगातार जारी है और हमारे साथ फरीदाबाद डीसीपी हेडक्वार्टर डॉक्टर अंशु सिंगला जैन हैं, और अब हम उनके बनाए जंगल में पहुंच गए। आपको लगेगा कि हम अरावली की पहाड़ियों में तो नहीं है, नहीं, ये दरअसल पुलिस लाइन का ही एक हिस्सा है जिसे मात्र 5 महीनों में पूरा इस एक पैच को जंगल का रूप दे दिया है, और क्रेडिट जाता है मैम को। मैम, कहाँ से ये आइडिया आया? क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन की है, और सबसे बड़ी बात ये कि हम हर बार हर स्तर पर प्लांटेशन तो करते हैं
लेकिन वो पौधे जिंदा नहीं रह पाते। तो ये जो एक नया आइडिया, नया कॉन्सेप्ट आप लाए, क्या पूरा ये कॉन्सेप्ट है, कैसे आपके जहन में आया कि नहीं एक इस तरह का जंगल जो है शहर के बीच में बना दिया जाए? पहली बात तो पेड़ लगाना, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ये राइट फ्रॉम माय आई थिंक चाइल्डहुड, ये मेरी अपब्रिंगिंग का ही हिस्सा थी। परंतु जब मैं फर्स्ट टाइम जब आई पंचकुला में, तो मैंने 1 ट्री पर पर्सन करके वो किया। मैं ट्रेनिंग SHO थी, तो एक पेड़ हम जितने भी लोग थे, जैसे 80 लोग हैं, वो सब लगाते थे। पर मैंने ये चीज़ नोटिस की कि अकेला पेड़ कई बार सर्वाइव नहीं कर पाता या वो मर जाता है, कोई ध्यान नहीं देता। तो इस बार ये जहन में आया कि भाई कोरोना के टाइम पे भर भर के हमने ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ किए हैं, तो वो ऑक्सीजन को लौटाने का दायित्व भी तो हमारा ही है। तो वो पेड़ नहीं, केवल जंगल लगाएंगे तो जंगल का सिस्टम एक सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम होता है। जंगल का जो इकोसिस्टम होता है वो सेल्फ सस्टेनेबल है, कि अपने आप उसका पहले आपने ध्यान रखा। और जब इस पर रिसर्च की और हमारे सीनियर जो कमिश्नर साहब थे डॉक्टर OP सिंह, तब उनसे भी बात की, तब ये आइडिया कॉन्वर्सेशंस में जो लोग इन्वायरमेंटल लवर्स से उठ के आया कि जापान एक छोटा सा टापू है, वहाँ पे उनके पास इतनी जगह नहीं है कि वो मतलब बहुत सारी जगह नहीं है डिस्टेंस पे प्लांट्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे प्लांट्स लगा सके। तो वहाँ की एक टेक्निक है मियावाकी टेक्निक, जो यहाँ पे शुभेंदु शर्मा जी हैं, जिन्होंने इस पे बहुत काम किया, और उनकी फिर वीडियोस देखी। एक ऑर्गेनाइजेशन से हमने कांटेक्ट किया, तो 5 जून को, जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, तो ये हमने पुलिस लाइन को हम सब ने अपने आप को एक गिफ्ट दिया कि छोटे छोटे पेड़ लगाए। और मुझे बहुत खुशी है, जस्ट लुक एट इट, कि अब इतने बड़े हो गए हैं और ये जंगल का रूप ले लिया है। और कौन कौन सी वैरायटी आपने यहाँ अपने इस जंगल में लगाई, और क्या इसका कोई नाम भी दिया इस जंगल का कि हाँ इस नाम से इसको पुकारा जाएगा? पवित्र वन। तो क्योंकि ये पवित्रता क्रिएट करेगा और ये वन है, तो इसको पवित्र वन कहा जाता है। और ये एक इनिशिएटिव है, ये यहीं पे रुकता नहीं है, ये जंगल का दंगल है कि हम आपको जंगल लगाने के दंगल में चैलेंज करते हैं। तो हमारे सभी SHOs आपस में भी एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि ये जगह है, देखो मैंने दंगल में आज यहाँ पे अपने लगा लिया। और कई हमारे पुलिस स्टेशंस में भी लगे हैं पेड़। और एक चीज़ की मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि मैंने सारे फेस्टिवल्स उसमें, बेशक वो नवरात्रि हो, दीपावली हो, दशहरा हो, इवन जब मैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे सिरसा गई, तो एक एक फेस्टिवल को इसी तरह मनाया कि सुबह हम पेड़ लगाते थे। तो ये सभी उन लोगों के लिए भी एक अच्छा एग्जाम्पल है जो प्लांटेशन तो करना चाह रहे हैं लेकिन जगह की कमी है। तो वो मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि किस तरह से लगाया जा सकता है। और बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट भी है। मैम इसके अलावा दूसरे सोशल कोज भी आप लगातार एक्टिव रहते हैं, ऑर्गन डोनेशन की जैसे आपने बात की। जी, ये एक मैं आपसे छोटी सी बात कहूँगी कि जब बंदे की मृत्यु हो जाती है, तो धर्म के अकॉर्डिंग या उसे जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। तो एक इतनी कीमती चीज़ जो किसी का वो जीवन सुधार सकती है, वो क्यों ना किसी को दे दी जाए। अल्टीमेटली आपकी बॉडी तो बर्न ही होगी या दफनाई जाएगी। तो ये आइडिया मेरे मन में आया। इंडिया में काफ़ी वेटिंग भी है और फैमिली का भी काफ़ी सपोर्ट रहा इस चीज़ में, कि उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। और तो मैंने अपनी आइज़ प्लेज कर दी। तो मैं आप सबसे ये कहती हूँ जब भी कोई इवेंट होता है कि अगर आप रईस बनना चाहते हैं, रईस वो होता है जो पैसे से उसकी वैल्यू हो ना हो, पर जो दूसरों के साथ शेयर करता है। यही मेरे पिताजी ने सिखाया था कि अमीर नहीं, रईस बनो। आपके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप सबसे शेयर करो। तो अगर आप रईस बनना चाहते हैं तो आप ऑर्गन्स प्लेज कीजिए। और आइज़ प्लेज करने के लिए मैं हमेशा सबको मोटिवेट करती हूँ। अगर मुझे कोई कहता है कि जी आपने बड़ा अच्छा कुछ काम किया और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, तो मैं कहती हूँ अगर मेरा सम्मान है तो प्लीज़ गो एंड प्लेज योर ऑर्गन्स। तो अभी घर से लेकर जो सोशल कॉज के जो काम कर रहे हैं, उसके बाद अपने जब ऑफिस के लिए निकलते हैं तो किस तरह से उस ऑफिस का दिन बीतता है, वो भी आज पूरे इस दिन में समझेंगे। किस तरह से कामकाज ऑफिस का और मैम का रहता है, तो इस अफसरनामा के सफ़र में वो भी आपको दिखाएंगे। तो अफसरनामा का सफ़र लगातार जारी है और अब हम निकल पड़े हैं मैम के ऑफिस की तरफ। मैम, ये माना जाता है कि महिलाएं फोर्स के लिए और ख़ास तौर से पुलिस के लिए नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये जो इस तरह की एक सोच है? मैं आपसे जो लोग ये सोच रखते हैं, मैं उनसे 2 ज़रूर सवाल पूछूंगी कि आपको क्या लगता है कौन सी जॉब्स महिलाओं के लिए फिट है। तो उनको लगेगा कि शायद नर्स होना, टीचर होना, डॉक्टर होना, ये सारी जॉब्स फिट हैं। और ये उसकी वजह पूछूंगी क्यों, तो उनका ये जवाब आता है कि ये सारी जॉब्स जो हैं वो प्रेम भरी, अपनत्व भरी, शेयरिंग भरी,
टीच करने वाली, सिखाने वाली, सोसाइटी को मोल्ड करने वाली है। तो डेफिनेटली मेरा एक इसमें वो है कि महिलाओं के लिए ही बनी है पुलिस की जॉब, बिकॉज पुलिस की जॉब में भी जो भी आपके पास आएगा वो डिस्ट्रेस में आएगा, कोई शौक में नहीं आएगा, कोई दुख में होगा। किसी के घर पे हो सकता है चोरी हो गई हो, किसी के यहाँ मर्डर हो गया हो, किसी का कोई कहीं पे कोई अब्यूज़ हो रहा हो किसी बच्चे का। तो पुलिस की जॉब में सेंसिटिविटी, अफेक्शन, केयरिंग नेचर, कमिटमेंट, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चाहिए। और रिसर्च और जो भगवान ने जिस तरह महिलाओं को कॉन्स्टिट्यूट किया है उनमें ये चीज़ें बड़ा नेचुरल तरीके से प्रेजेंट होती हैं। तो पुलिस की जॉब जो है वो डेफिनेटली महिलाओं के लिए है। घर पे आप एक बच्चे की माँ होती हैं, पुलिस में जब आप ज़िला में आएंगे, स्टेट में आएंगे तो पूरा ज़िला आपके बच्चे की तरह है। तो ये जॉब तो 100% इज़ फॉर वुमेन। शायद ये उन लोगों के लिए जवाब काफ़ी होगा जो इस तरह की सोच रखते हैं कि महिलाओं के लिए पुलिस की जॉब नहीं है, और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन भी किया, क्योंकि ये एक सोच कहीं ना कहीं हो गई है कि वो पुलिस फोर्स में तो रफ एंड टफ होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, और तमाम इस तरह की चीज़ें चलती रहती है। और एग्ज़ाम्पल हैं आप जैसी तमाम वो महिलाएं जो इतनी बेहतरीन तरीके से अपने दोनों ही फ़र्ज़ों को अच्छे से निभा रहे हैं, और साथ में जिस तरह से आपने सोशल कोच को लेकर भी आगे ये सब चीज़ें करते हैं। अभी हम ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ भी समझेंगे कि किस तरह से आपका ऑफिस काम करता है। मैम, इसके अलावा अगर रूटीन में बात करें, क्योंकि पुलिस स्टेशन और उनकी भी जिम्मेदारी हेडक्वार्टर के अलावा आपके पास है, तो क्राइम और उसको लेकर भी जब आप मीटिंग लेते हैं या फरीदाबाद की बात करें, और ख़ास तौर से जो महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसको लेकर क्या कुछ आपका रहता है कि वो किस तरह से कम हो, अवेयरनेस एक सही तरीका है या फिर सख्ती भी होनी चाहिए बड़े स्तर पर? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक है अवेयरनेस कि आपको पता हो कि जी हो रहा है, क्योंकि कोई भी क्राइम, अगर आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन को देखेंगे, वो बहुत बारी ऐसा होता है कि वो बंदा नोन होता है। नोन है तो मतलब एक पॉइंट पे वो लाइन क्रॉस होनी शुरू हुई, क्योंकि उस महिला को अवेयरनेस नहीं थी या वो डर गई। मान लीजिए किसी ने आज एक सल्टी सा बुरा सा रिमार्क ही पास कर दिया, वो एक फर्स्ट स्टेप है, वो लाइन क्रॉस हो गई। उसके बाद वो इंसान बढ़ता जाता है, वो गलत जगह पे टच करेगा, फिर वो रेप होगा, फिर भी वो कई बारी वो चुप रहते हैं। कई बारी रेप भी ऐसी स्टोरी हमें सुनने को मिलती है कि रिपीटेडली होता रहा, और वो आखिर में तब आती है, मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा तब अब्यूज़ हो गई या तंग हो गई, एक्सटॉर्शन होनी शुरू हो गई या शादी करने से मना कर दिया। तो फर्स्ट इज़ द काइंड ऑफ अवेयरनेस कि सबको वो लाइन पता हो कि हम इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, सख्ती उन लोगों के लिए कि जो इस तरह सोचते हैं कि मैं एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करूंगा और बचूंगा, उनके साथ बिल्कुल सख्ती से डील किया जाएगा। वो कहीं पे भी हो, कोई मर्जी, किसके मर्जी कॉन्टैक्ट्स हो उसकी या नहीं, हम लोग उसको बहुत सख्ती से डील करेंगे, क्योंकि लॉ, जैसे कहते हैं, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, लॉ सबके लिए बराबर है, एंड दैट पर्सन विल बी डेल्ट वेरी स्ट्रिक्टली। तो ये दोनों ही एंगल्स में हम चल रहे हैं। अवेयरनेस के लिए दुर्गा शक्ति ऐप भी है, और हम स्कूल्स में विजिट भी करते हैं, हमारी टीम्स भी जाती हैं। हमारा एक वर्दी सीपी साहब का एक अभी प्रोजेक्ट भी चल रहा है कि जहाँ पे हम प्लेन क्लोथ्स में भी पुलिस जगह जगह पे मौजूद रहती है, हमारे डमी लोग मौजूद करते हैं, तो जो इस तरह से करता है उनको देखते हैं, रजिस्टर भी करते हैं और इंस्टेंट एक्शन होता है। चलिए, अभी और भी बहुत सारे सवाल हैं जो मैम से करने हैं, और अब ऑफिस पहुंचकर जो पूरे दिन का किस तरह से काम उनका ऑफिस का चलता है तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो अब हम पहुंचे हैं डॉक्टर अंशु सिंगला जैन के ऑफिस में, और यहाँ उनसे ही समझेंगे कि किस तरह से जो ऑफिस का जो कामकाज है वो किस तरह से चलता है, पब्लिक डीलिंग हो या फिर ऑफिस से रिलेटेड जो डाक निकालनी है या जो दूसरे काम है वो किस तरह से पूरे दिन का उनका रूटीन रहता है, तो उन्हीं से वो समझेंगे। इससे पहले घर और बाकी जिस तरह की उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो निभाती हैं वो सब आपको हमने दिखाया। तो अब किस तरह से ऑफिस काम करता है, किस तरह की ऑफिस में जिम्मेदारियां होती हैं और किस तरह के चैलेंजेस होते हैं, तो वो भी अब समझेंगे। मैम, पर्सनल लाइफ को समझा, जिस तरह से आप सामाजिक कार्यों को भी लगातार कर रहे हैं, ऑफिस को किस तरह से देखते हैं और चैलेंजेस क्या है 7 साल की आपकी अभी तक की जो है वर्किंग हो चुकी है? सबसे पहला आपने मुझसे सवाल पूछा कि आप ऑफिस को कैसे देखते हैं, तो मेरी पहचान का बहुत मेजर हिस्सा जो है वो इंडियन पुलिस सर्विस से आता है।
तो सर्टनली इट्स अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर मी, जैसे ईश्वर के मंदिर में जाया जाता है वैसे ही मेरे ऑफिस है। सेकंड, पुलिस की जो जॉब है वो हमेशा जो दुख में, डिस्ट्रेस में हैं उन तक पहुंचने की जॉब है। तो ये एक अपना कर्म जो है वो यहाँ से जनरेट होता है और बहुत सारे ब्लेसिंग्स भी मिलते हैं। तो सर्टनली ये मतलब मेरी ज़िंदगी के, मेरे सोल के बहुत करीब है। चैलेंजेस काफ़ी सारे हैं आज की डेट में, क्योंकि कहते हैं अगर सब देवता होते तो पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमें सोसाइटी में उस सेगमेंट से डील करना पड़ता है जो कि शायद इतना प्योर नहीं है। दो तरीके के लोग आते हैं, एक तो डिस्ट्रेस में जो दुखी मन से, और दूसरे जो मैनिपुलेशन है। और हमारा सिस्टम ऑफ जस्टिस जो है वो रेट्रीब्यूटिव नहीं है, वो सज़ा देने का नहीं है, वो रिफॉर्मेटिव है। तो उसको कैसे राइटफुली करना, जबकि वो एक अपराधी है, छुपने की कोशिश करता है, तो ये चूहा बिल्ली का खेल चलता रहता है। खोरी वाला जो मुद्दा बहुत सेंसिटिव मुद्दा था, और जिस तरह से पुलिस ने उसको टेकअप भी किया और हैंडल किया, अपने आप में एक एग्जाम्पल है। तो उस पूरे एपिसोड को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपकी बड़ी अहम भूमिका भी उस दौरान रही थी। जी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर्स थे कि जितने भी वहाँ पे लीगल इंक्रोचमेंट्स हैं या सेटलमेंट्स हैं उनको हटाया जाए, और ये जो जिसकी प्रॉपर्टी है मेनली उसमें ज़्यादातर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की थी, तो वो उनको रिस्टोर किया जाए। और उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेवारी वहाँ के एसपी यानी कि मेरी थी, क्योंकि मेरे पास तब डीसीपी एनआईटी का भी चार्ज अभी है, डीसीपी एनआईटी का भी चार्ज इन ऑपरेशन टू हेडक्वार्टर। तो मेरे लिए ये एक प्रोफेशनल चैलेंज तो था ही, एक पर्सनल चैलेंज भी है, क्योंकि किसी का जब भी घर टूटेगा तो उसमें एक वी कैन नॉट बी इनसेंसिटिव टू इट। आप इंसान हैं तो उसको सेंसिटिविटी से हटाना, जिसमें मिनिमम फोर्स यूज़ हो, और उसमें काफ़ी ज़्यादा 2-3 चीज़ों का ध्यान रखा गया कि प्लानिंग प्रॉपरली हो। प्लानिंग, लोगों को भी रीच आउट किया गया, उनको मौका दिया गया कि भाई आप लोग तोड़ दीजिए, क्योंकि अगर हम फोर्स से तोड़ेंगे तो वो ज़्यादा नुकसानदेह है। तो काफ़ी लोगों ने पहले ही विकेट कर दिया हमारी परसुएशन के बाद। सेकंड, वो कोऑर्डिनेशन चैलेंज था, और बहुत अच्छे से मुझे बहुत खुशी है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद से, इवन मीडिया से बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन बन रही है। जिसकी जो भूमिका थी उन्होंने बखूबी निभाई, बहुत अच्छे से निभाई, और उस कारण वो मिनिमल यूज़ ऑफ फोर्स और एक सक्सेसफुल वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोलिशंस थी नॉर्थ इंडिया की, और बहुत मतलब स्मूथली वो हो गया। एक सवाल थोड़ा हटके लाइटर मोड पर, मैं अभी जस्ट देख रहा था पीछे की, क्योंकि आपके हस्बैंड डॉक्टर अर्पित जैन भी आईपीएस हैं और अभी सिरसा में उनकी पोस्टिंग है। इससे पहले आप हेडक्वार्टर रहे, उसके बाद आपके हस्बैंड, और फिर आप हैं। तो इस दौरान आप उनसे सलाह अब लेते हैं या पहले वो आपसे लेते थे कि हेडक्वार्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या चैलेंज है, किस तरह से क्या करें? देखिए, जो लर्निंग है ना वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है। तो वो मैं अपनी 1.5 साल की बेटिया से लेके जो एल्डेस्ट है, वो सलाह जो होती है फ्रॉम द रिचेस्ट ऑफ द रिच एंड पोरेस्ट ऑफ द पुअर, यंगेस्ट ऑफ द यंग, एंड सबसे एल्डरली सबसे लेती हूँ। बट नेचुरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी थी तो फर्स्ट टेन्योर में उन्होंने मुझसे सलाह ली, और सेकंड में मैंने उनसे ली, तो दोनों ही टू वे था। परंतु एक चीज़ ज़रूर है, मैं घर पे पुलिस की बात कम करते हैं, तो सलाह हम सिर्फ ऑफिशियल ड्रेस पहन के जब आईपीएस थे तभी करते हैं। एक जाते जाते एक आखिरी सवाल, इंडिया न्यूज़ हरियाणा के दर्शकों को आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि क्राइम से जुड़ी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं जो लोग क्राइम की वजह से झेलते हैं, तो किस तरह से उससे बचा जाए, किस तरह से एक कंट्रीब्यूशन सब लोगों का होना चाहिए अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। जी बिल्कुल, मैं ज़रूर एक मैसेज सबसे शेयर करना चाहूँगी जो एज पुलिस मैंने सीखा। जो कोई क्रिमिनल है वो क्राइम करके ना फिर वही समाज में ही जाता है। तो पुराने ज़माने में कहा जाता था कि अगर आपको युद्ध को जीतना है तो दुश्मन की सारी सप्लाईज काट दीजिए, फूड की, वाटर की, तो आप ऑटोमेटिकली युद्ध को जीत ही जाएंगे। उसी तरह से अगर आप जो क्रिमिनल हैं वो समाज में उसके सारे सप्लाई काट दीजिए, उससे डरिए मत, आप पुलिस इन्फॉर्मर बनिए। कहीं पे कोई गलत धंधा चल रहा है हमें खुल के बताइए, उसके खिलाफ अगर एविडेंस देनी है तो डट के एविडेंस दीजिए। आप ये सोचिए कि क्रिमिनल्स बहुत कम हैं, समाज में अच्छे लोग बहुत ज़्यादा हैं। अगर 90% जो समाज या उससे भी ज़्यादा है जो अच्छा समाज है, जो भी इस एरिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वो लोग डट के इन्फॉर्मेशन देंगे और कहेंगे जी हमारे एरिया में क्राइम नहीं होने देंगे, हम पुलिस से अच्छी कोऑर्डिनेशन मेंटेन किए हुए हैं, तो क्रिमिनल नहीं रहेगा। तो आप सब, देयर इज अ सेइंग कि पुलिस
इज़ पब्लिक एंड पब्लिक इज़ पुलिस। तो वही सेइंग को अगर हम भरपूर उससे याद रखें तो आप देश के निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करेंगे। थैंक यू। बहुत अच्छा वर्क और बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ हरियाणा को समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू राजी, आई ऑल्सो स्टैंड ऑनर्ड। तो ये था हमारा अफसरनामा का इस सप्ताह का सफ़र। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।